नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और स्वागत करता हूँ हिंदी वात्सल्य चैनल पे। आपको भी पता है कि यूजीसी नेट में टेक्स्ट और थियरी 2 तरह के सिलेबस लगे हुए हैं। हिंदी को लेकर के अगर देखा जाए तो 5 यूनिट जो हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र से जुड़े हुए हैं और 5 यूनिट जो हैं वो टेक्स्ट से जुड़े हुए यूनिट हैं, जिसमें 1 यूनिट है हिंदी उपन्यास के नाम से। अब हम लगातार उपन्यासों की भूमिका को रोज पढ़ेंगे, रोज एक उपन्यास की भूमिका पढ़ेंगे। चूँकि इसलिए भी भूमिका पढ़ना आवश्यक है क्योंकि भूमिका से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं किसी भी उपन्यास या फिर किसी भी विधा की रचना को ध्यान में रखें तो। इस सीरीज को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले आज जो क्लास लेने वाले हैं, जिसकी भूमिका पढ़ने वाले हैं, उस उपन्यास का नाम है शेखर एक जीवनी। आज हम शेखर एक जीवनी उपन्यास के बारे में सारी चर्चाएं करेंगे। आपको पता है कि शेखर एक जीवनी 2 भाग में प्रकाशित होता है। पहला भाग जो है वो 1940 में, दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित होता है। पहला भाग उत्थान जो अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। अब हम इसकी भूमिका पे बातचीत करेंगे। इसका अगर प्रकाशन वर्ष आप देखेंगे तो इसका जो प्रकाशन वर्ष देखिए 1941 दे रहा है, यानी कि 1940 माना जाता है। अब हम भूमिका पढ़ेंगे तो उपन्यास की भूमिका में क्या लिखते हैं, तो इस पंक्ति को भी आप जरूर याद रखेंगे कि उन सबको जिनके कारण शेखर का निर्माण हुआ और जो मैं प्रार्थना करता हूँ इसे कभी नहीं पढ़ेंगे। अब हम ध्यान देंगे कि भूमिका में क्या लिखते हैं। अज्ञे कहते हैं कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। ये पंक्ति इतनी इम्पॉर्टेंट है कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। यानी कि जो शेखर एक जीवनी है वो एक रात में कोई स्वप्न देखा गया और उसको शब्द देने का काम किए हैं अज्ञे जी। यहाँ लिखते हैं और ये लाइन इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न ही किया गया है शेखर एक जीवनी में। तो इसको आप जरूर नोट करें, इम्पॉर्टेंट लिख के अपने नोट्स में। आप एक रफ बनाएंगे और उसमें लिखेंगे उपन्यास और उपन्यास की भूमिका। रोज हम एक भूमिका पढ़ेंगे और उसकी महत्वपूर्ण लाइनों को जरूर आप नोट करेंगे। आप आप इसे शेख ही समझ सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला। नहीं, आप मेरे एक शब्द को फिर ध्यान से पढ़िए कि शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। क्या है कि शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए किसी स्वप्न को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है और प्रयासों का फल है। आगे लिखते हैं कि संभव है आप जानना चाहें वह रात कैसी थी, किंतु निजी बातों का वर्णन शक्य नहीं होता, न उसका आपके लिए कोई प्रयोजन ही है। आपके लिए तो उसका यही वर्णन है, यही महत्व हो सकता है कि उसमें मैंने यह विजन देखा था। वह रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई, इसके संबंध में इतना बता सकता हूँ कि जब आधी रात को डाकुओं की तरफ आकर पुलिस मुझे बंदी बना ले गई, उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत, फिर कहा सुनी, फिर थोड़ी सी मारपीट भी हो गई। तब मुझसे ऐसा दिखने लगा कि मेरे जीवन की इति शीघ्र होने वाली है। फांसी का पात्र मैं अपने को नहीं समझता था, न अब समझता हूँ, लेकिन उस समय की परिस्थिति और अपनी मनः स्थिति के कारण यह मुझे असंभव नहीं लगा, बल्कि मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि यही भवितव्य मेरे सामने है। ऊपर मैंने कहा कि घोर यातना व्यक्ति को दृष्टा बना देती है। यहाँ भी यही कहूँ
कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर द्रष्टा होने के लिए तैयार करती है। मेरी स्थिति मानो भाव अनुभावों के घेरे से बाहर निकलकर एक समस्या रूप में मेरे सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है तो उसी जीवन का मोल क्या, अर्थ क्या, सिद्धि क्या, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए? इस जिज्ञासा की अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्ववेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा। एक निजू और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझ सुलझ कर हाथ में आने लगे। आगे लिखते हैं कि पौ फटने तक सारा चित्र बदल गया। अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसे झर गई थी, धूल हो गई थी। थक कर किंतु शांति पाकर मैं सो गया और 2-3 दिन तक सोया रहा। अब देखिए कि अज्ञे को पुलिस आती है और आधी रात में ये अनायास उनको जेल में उठा के बंद करती है, और वहाँ ये पुलिस अधिकारियों से नोक झोंक, इनकी तीखी बहस और मारपीट तक भी होती है, और वहाँ कई सारी यातनाएं इनको झेलनी पड़ती है। यह उसी रात के बारे में कह सकता हूँ। उसके बाद महीना भर तक कुछ नहीं हुआ। 1 मास बाद जब मैं लाहौर किले से अमृतसर ले जाया गया, अब ध्यान दीजिए, ये जरूर याद रखिए कि लेखक को कहाँ ले जाया गया, लाहौर किले से अमृतसर जेल ले जाया गया। तब लेखन सामग्री पाकर मैं 4-5 दिन में उस रात को समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। पेंसिल से लिखे हुए वे 3 100 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। यानी कि जब लेखक को लाहौर किले से अमृतसर जेल ले जाया गया, तब वो उन बीते हुए दिनों की सारी रातों की घटनाएं जो स्वप्न के रूप में वो देखे थे, उसको शब्दबद्ध करते हुए पेंसिल से वे 3 100 पन्ने लिख डाले, और यही शेखर एक जीवनी की नींव थी। आगे लिखते हैं कि उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर दे देने में लगाए। यानी कि अगले 9 वर्ष तक शेखर एक जीवनी को वो सही तरीके से गढ़ने में लगाए, उसी को शरीर देने के लिए, इसलिए कि तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती। वह जीवन में मिल जाए तो कल्पना से उसे संयत ही किया जा सकता है, पूर्वापर का जामा ही पहनाया जा सकता है। यदि अपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया होगा, कह रहे हैं कि यदि आपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया होगा, तो आप पाएंगे कि अथक कार्यशील इन प्राणियों में उनके सारे कृतित्व के नीचे छिपी हुई एक कठोर नियति रहती है। क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं। इसको आप जरूर नोट करिए, क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवादी उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। यानी कि जो क्रांतिकारी होते हैं वो नियतिवाद पे तो चलते हैं, नियतिवादी तो होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भाग्यवाद को नहीं मानते। यानी कि वो अक्षम निकम्मा नहीं मानते भाग्य के सहारे किसी भी चीज़ को टाल के। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। यानी कि नियति को मानते हुए वो बहुत ज़्यादा बिना किसी दया के अधिक परिश्रम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसमें वह गीता के कर्मयोग से एक सीढ़ी आगे होता है, क्योंकि यह कर्ता को निरा निमित्त नहीं बना देता। यदि यूँ कहा जाए कि क्रांतिकारी का नियतिवाद अटल निर्यात की स्वीकृति न होकर जीवन की विज्ञान संगत कार्यकरण परंपरा का गहरा विश्वास होता है, तो शायद सच्चाई के निकट होगा। मेरा ख्याल है कि आज के अधिकांश वैज्ञानिक भी कुछ इस प्रकार के नियतिवादी हैं। तो शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नियति के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसे पहचान लेना ही जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, अतएव प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है। यह भी एक मार्ग है, लेकिन इस तर्क परंपरा को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है, उसके लिए
जीवन को सह बनाने का दूसरा उपाय यही हो सकता है। इसलिए आप पाएंगे कि जीवनी के पहले भाग में शेखर अपने बाल्यकाल की छोटी छोटी घटनाओं की भी जांच कर रहा होता है और बाल्यकाल का अध्ययन स्वयं अपना महत्व रखता है। विदेशों के कई कलाकारों ने बाल्यमन का अध्ययन और चित्रण किया है, लेकिन जीवनी में यह अध्ययन साध्य नहीं है। वह केवल उन सूत्रों को खोजने का साधन है जो होते हैं प्रत्येक जीवन में, किंतु जिन्हें देखने की शक्ति सदा नहीं होती। वह तो तब मिलती है जब किसी घटना की चोट से जीवन दीप्त हो उठता है। यानी कि सबके पास अपने अपने जीवन के अध्ययन की शक्ति तो होती है, लेकिन वो देखती नहीं है। साधन तो होते हैं, सूत्रों को खोजने के साधन तो होते हैं प्रत्येक जीवन में, लेकिन वो शक्ति नहीं मिलती जिससे वो सूत्र खोजे जा सकें। वो तब मिलती है जब हम किसी घटना से आहत होते हैं, जब हम किसी घटना का चोट खाते हैं, तब जाके ये जीवन में दीप्त हो उठता है। तब जब यातना की तीव्रता से व्यक्ति की सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है, यानी कि जब यातना की तीव्रता बढ़ती है तो व्यक्ति ही सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है अपने जीवन के प्रति। अपनी रचना के बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन शेखर का और अपना संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता है और इसी में उसकी दीनता है। महानता इसलिए कि उसकी जिज्ञासा में लगन है, निष्ठा है। दीनता इसलिए क्योंकि इस तीव्रता के कारण वह कई जगह सच्चा शोधक न रहकर केवल हेतुवादी रह जाता है। उसका हेतुवाद यानी कि रेशनलिजेशन करुण और दयनीय जान पड़ने लगता है। तो संक्षेप में यही कि शेखर एक जीवनी की बुनियाद की कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विजन नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विजन है, और यही धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूँ, वो है दर्शन। क्या है जीवन? आत्मजीवनी है। क्या यह जीवन आत्मजीवनी है? अज्ञे लिखते हैं कि क्या यह जीवन आत्मजीवनी है? यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा जब ये पढ़ा जाएगा, तो बल्कि शायद पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि पाठक पूर्व धारणा बनाकर चलेगा। हिंदी में जहाँ प्रत्येक कवि अपनी स्त्री को लक्ष्य करके लिखता है, जहाँ वियोग की कविता इतने भर में प्रमाणित मान ली जाती है कि उसे अमुक जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा। अब ध्यान दीजिए कि क्या लिखते हैं आगे, कि हिंदी में जहाँ कोई लेखक, कोई कवि अपनी पत्नी को ही लक्ष्य करके लिखता है और उस कविता को इसलिए ही प्रसिद्धि मिल जाती है कि फला कवि ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा है। इस तरह की चीज़ों को आगे कह रहे हैं कि अमुक जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा है। वहाँ यह आशा करना व्यर्थ है कि शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति की अपने मुँह कही हुई जीवनी है, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। यानी कि ये अपना पल्ला भी झाड़ते हैं आगे कि ये मेरी जीवनी ना मान ली जाए, ये शेखर की ही जीवनी है। मुझे याद है 3 वर्ष पहले जब मेरी एक कविता द्वितीया छपी थी, तब उसके कई एक पाठक ने मुझे संवेदना के पत्र लिखे थे। किस कविता के लिए? द्वितीया कविता के लिए। बड़े मज़ेदार ये किस्से हैं, आप सुनिएगा। कि संवेदना के पत्र लिखे थे। एक ने यहाँ तक लिखा था कि मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, क्योंकि स्वयं उसी परिस्थिति से होने के कारण मैं आपकी अवस्था बखूबी समझ सकता हूँ। पत्र के संपादक ने भी पूछा था कि आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं, दूसरी पत्नी से यह झगड़ा कैसा? ऐसे व्यक्तियों को यदि प्रमाण मिल जाए कि मैंने बिना एक भी विवाह हुए दूसरे विवाह की बात लिख दी है, तो वे समझेंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। यह कहते खेद होता है, किंतु बात सच है कि आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है कि आत्मघटित का वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। यानी कि एक कविता लिखे थे अज्ञे द्वितीया, यानी कि दूसरी पत्नी को लेकर के, और तो एक पाठक ने उनको चिट्ठी भी लिख दिया कि मेरी जो सहानुभूति है वो आपके प्रति
बिल्कुल है, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजर रहा हूँ। तो यही बात आगे कहते हैं कि यहाँ पे लोग अर्थ को समझते नहीं हैं और किसी भी कविता को सीधे सीधे उसके रचनाकार से जोड़ देते हैं। लेकिन शेखर एक जीवनी मेरी जीवनी नहीं है, शेखर की जीवनी है। यह बात हिंदी में कम लेखक समझते या मानते हैं कि कल्पना या अनुभूति सामर्थ्य यानी कि सेंसिबिलिटी के सहारे दूसरे के घटित में प्रवेश कर सकना और वैसे करते समय आत्मघटित की पूर्व धारणाओं और संस्कारों को स्थगित कर सकना, ऑब्जेक्टिव हो सकना ही लेखक की शक्ति का प्रमाण है। यानी कि दूसरों के जीवन में किस तरह से घटना को माध्यम से प्रवेश कर जाता है, यही तो लेखक की शक्ति है। इसके विपरीत लेखकों में ऐसे अनेक मिल जाएंगे जो ऐसी अनुभूति, अब किस तरह की अनुभूति, मैं फिर कहता हूँ कि आत्मघटित की आत्मानुभूति नहीं होता, पर घटित की आत्मानुभूति हो सकता है, यदि हम में सामर्थ्य है कि हम उनके प्रति खुल कर रह सकें। को परकीय, सेकेंड हैंड, अतएव घटिया एवं असत्य कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए टी.एस. इलियट की उस उक्ति को अर्थ नहीं होगा, उस उक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा, जो वास्तव में इसका एकमात्र उत्तर है कि दिस इज ऑलवेज अ सेपरेशन बिटवीन द मैन हु सफर्स एंड द आर्टिस्ट हु क्रिएट्स, एंड द ग्रेटर द आर्टिस्ट द ग्रेटर दिस सेपरेशन। यानी कि भोगने वाली प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर होता है। आप फिर ध्यान दीजिए कि भोगने वाला हृदय और रचने वाला हृदय दोनों के बीच अंतर करते हैं टी.एस. इलियट। मैं आपको काव्यशास्त्र जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच दूरी होती है। एक जो होता है वो एक्सपीरियंस किया रहता है, और एक जो रहता है वो रचना करता है, क्रिएट करता है, और दोनों के बीच दूरी होती है। और जितनी दूरी होती है रचना उतनी ही अच्छी होती है, रचना उतनी ही अच्छी होती है। यही बात आगे कहते हैं टी.एस. इलियट को सामने ला करके। लेकिन एक लंबा विषयांतर हो गया है। मुझे मानना पड़ेगा कि इलियट की कथा अनुसार मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो सका हूँ। शेखर एक भी पात्र नहीं है, शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो न्यूनाधिक मात्रा में एक संश्लिष्ट चरित्र यानी कि कंपोजिट चरित्र नहीं है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर के को अभिसिंचित कर रही है। यह अभिसिंचन ऐसा है कि उससे यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि अंततोगत्वा सभी गल्प साहित्य आत्मकथा मूलक हैं, अपने ही जीवन की चित्रण नहीं तो प्रक्षेपण है, अपने स्यात की कहानी है। शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। इलियट का आदर्श इलियट का आदर्श अब इलियट का आदर्श क्या है कि जिसकी महानता मैं मानता हूँ, मुझसे नहीं निप सका। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। यानी कि शेखर की जीवनी लिखते लिखते आगे कहीं ना कहीं खुद अपनी भी चीज़ें शेखर के माध्यम से लिख देते हैं, और इलियट के आदर्श को कहते हैं कि वो मुझसे नहीं निप सका। इलियट का आदर्श क्या है कि इलियट कहता है कि भोगने वाला प्राणी और सृजन करने वाला कलाकार के में सदा एक अंतर रहता है। लेकिन जब शेखर एक जीवनी लिखते हैं अज्ञे जी, तो वो कहीं ना कहीं शेखर में अपनापन इतना देख लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं शेखर और खुद को एक पाते हैं, और इलियट के आदर्श को वो निभा नहीं पाते हैं। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी। इतना और ऐसा निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ा सकें। मेरा आग्रह है कि उसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है कि वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। लेकिन इतना सब होते हुए मैं जानता हूँ कि यदि इस उपन्यास का सूत्रपात दूसरी परिस्थिति में और दूसरे ढंग से हुआ होता तो इस भूमिका की आवश्यकता न रहती न ही इसकी संपूर्ण उपेक्षा करते हुए पाठक के यह कहने की गुंजाइश रहती कि शेखर में घटनाओं की तो बात ही क्या, स्थान भी लेखक के देशाटन की परिचर्या से मेल खाते हैं। यानी कि जब आदमी पढ़ता है तो इस तरह से अज्ञे जी ने लिखा कि अज्ञे जी एक यात्री, एक कवि हैं,
और पाठक ये कह देता है कि कहीं न कहीं अज्ञे जी अपने ही जीवन के बारे में लिखते हैं अलग-अलग यात्रा के माध्यम से। इस अंतिम साम्य के बारे में एक बात कह दूँ कि शिशुमानस के चित्रण की सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ के खंडों में घटना स्थल अपने ही जीवन से चुने हैं। यानी कि शेखर के लिए जो घटना स्थल है वो अपने जीवन यानी अपने अपने घूमे हुए शहरों से चुने हैं। फिर क्रमशः बढ़ते हुए शेखर का जीवन और अनुभूति क्षेत्र मेरे जीवन और अनुभूति क्षेत्र का अलग चला गया है। यहाँ तक कि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रगति का दर्शक और इतिहासकार हूँ। उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का भी वश नहीं रहा है। एक पात्र सृष्टा के लिए यह कहना उचित है या नहीं, पात्र सचमुच ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है या नहीं, लेखक के हाथों की कठपुतली न रहकर स्वयं लेखक को बाध्य कर सकता है या नहीं, ऐसे गूढ़ प्रश्नों में जिनकी रुचि हो वो पिराडेलो की साक्षी ले सकता है। जीवनी का सूत्रपात जीवनी का सूत्रपात कैसे हुआ, उसे पाठक किस रोशनी में देखे, इसके बारे में मुझे जो निवेदन करना था वह मैं कर चुका, लेकिन शायद इसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है, क्योंकि पाठक के सामने इस भूमिका के साथ जीवनी का एक भाग ही पहुंचेगा, दो बाकी रह जाएगा। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में। 3 भाग एक ही कथा सूत्र में गुथे होकर अलग अलग प्रायः संपूर्ण है। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। ऐसा न भी होता तब उन्हें अलग अलग छापा जा सकता। ऐसा होने पर तो विशेष सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जो एक भाग पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना नहीं चाहेंगे, उनको यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अधूरी कहानी पर वक्त बर्बाद किया है। ये एक को पूरा उपन्यास मान सकते हैं, उसी पर अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। मैं पक्षपात की शिकायत नहीं करूंगा, यानी कि कोई अगर एक भाग भी पढ़ लेगा तो वो दूसरा न भी पढ़े तो रह सकता है। अब ध्यान दें कि किंतु जो पाठक पहला भाग पढ़ते हुए जानना चाहते हैं कि शेष भाग क्यों पढ़ें या उनके बारे में मैं कैसी पूर्व धारणा बनाकर चलें, उनके लिए कुछ निवेदन करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। मैं उन पाठकों के लिए कहना चाहता हूँ कि अभिप्राय की यदि उतना दंभ कर सकूँ तो कहूँ संदेश की तो दृष्टि से शेखर के 3 भागों में एक एकांतता है। कालीन के रंग बिरंगे बाने को जैसे मोटे और सख्त बट्टे हुए सूत का एक रंगा ताना धारणा करता है सहता है, उसी तरह जीवन के 3 भागों की रंगीन गाथा मेरे अभिप्रेत मेरे कथ्य का एक तंतु है। यानी कि आगे ये कहना चाहते हैं कि जो लोग पहला भाग पढ़ के उसके बाद नहीं पढ़ने की इच्छा जताते हैं, तो वो बताते हैं कि शेखर के जीवन के जो 3 भाग हैं उसमें एकांतता है, और वो शेखर के जीवन की रंगीन गाथा को एक गुत्थी में गूंथते हैं। वो अविभाज्य है। मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। जीवनी को गढ़ते हुए मैंने कथावस्तु गढ़ने का यत्न किया, इसलिए वह चाहे कैसी भी हो उसे लेकर मैं पाठक के आगे प्रार्थी के रूप में तो आ सकता नहीं, पर इतना कहूँगा कि यदि आप निर्णेता होने का हौसला करते हैं तो पहले पूरा पढ़ने की उदारता दिखाइए। बहुत महत्वपूर्ण बात कह देते हैं कि 2 ही लाइन में सारी बात अपना कह देते हैं कि अगर आप निर्णय देने का अगर आपके पास इतना दम है तो आप पूरा पढ़ने की का भी दम रखिए, लेकिन यहाँ शब्द देखिए, उदारता दिखाइए। शेखर में आपका साक्षात करा देने के बाद अब मैं अलग हट जाता हूँ। अब आप उससे स्वयं परिचय प्राप्त करेंगे। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। यह अच्छा संगी नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चलकर आपके उसके प्रतिभाव कठोर नहीं होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और कौन जाने आज के युग में अब जब हम आप सभी संश्लिष्ट चरित्र हैं, तब आप पाएं कि आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और
ईमानदार है, घोर ईमानदार है। ये हमारी पहली भूमिका रही, पहले संस्करण की भूमिका रही। अब हम देखेंगे दूसरे संस्करण में वो क्या लिखते हैं। दूसरे संस्करण में लिखते हैं कि यह संस्करण प्रथम संस्करण की पुनरावृत्ति ही है, किंतु जहाँ तहाँ कुछ संशोधन किया गया है। अंग्रेजी उद्धरणों या वाक्यों को अनुवाद भी दे दिए गए हैं, प्रथम संस्करण में अनुवाद नहीं हुए थे। यहाँ कुछ वो खास लिखते नहीं हैं, तो इसलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं कि वो कितने भाग में लिखते हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। पहला खंड जो है उषा और ईश्वर, दूसरा खंड जो है बीज और अंकुर, तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष, चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति। अब इसके पात्र के बारे में मैं बता दूं थोड़ा कि पात्र कौन कौन है। तो सबसे पहले पात्र आप लिखिएंगे, सबसे पहले आप पात्र लिखेंगे शेखर। शेखर 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 एक हो गया। शेखर के बाद शेखर जो है वो कथानायक है। उसके बाद शशि, शशि इसकी बहन है, वो भी ममेरी बहन है। और उसके बाद इसमें एक सरस्वती भी है। सरस्वती शेखर की बहन है। सरस्वती, सरस्वती ये भी पात्र है, शेखर की बहन है। और उसके बाद शारदा, शारदा भी है। शारदा, शारदा जो है वो शेखर के प्रति आकर्षित रहती है, शेखर के प्रति आकर्षित रहती है। शांति भी है, शांति, शांति, शांति। और शांति जो है वो 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित यानी कि टीबी से पीड़ित लड़की है। तो ये इसके पात्र हैं। तो ये रही शेखर एक जीवनी की भूमिका, उसकी पात्र योजना, उसके प्रकाशन वर्ष, किस तरह से क्या लिखे हैं। तो मिलते हैं एक दूसरे उपन्यास की भूमिका के साथ, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो छूट रहा था उसको मैं बता दूं कि ये पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। पूर्व दीप्ति शैली, पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। और इस पे रोमा रोला, रोमा रोला का प्रभाव है। पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है, रोमा रोला का प्रभाव है। तो ये शेखर एक जीवनी की भूमिका और उस पर कुछ जुड़े हुए तथ्य हैं। और मिलते हैं एक नए उपन्यास की नई भूमिका के साथ। तो जुड़े रहिए हिंदी बातसर के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।